हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने की कोशिश करते हैं, पल्लव। साउथ इंडियन हिस्ट्री में पल्लव जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम साउथ इंडियन हिस्ट्री को देखें तो जो पल्लव काल है बड़ा इंपॉर्टेंट। अब पल्लव की ओरिजिन को लेकर जब संगम एज समाप्त हुआ, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द संगम एज, जो तमिल कंट्री थी, जो तमिल तब जो तमिल प्रदेश था, उसमें पल्लवों का उत्थान होता है। तो संगम, जब संगम एज के बाद आफ्टर डिक्लाइन ऑफ संगम एज, जो तमिल कंट्री थी वो 250 साल तक रुकी थी काल भारा के द्वारा। और उसके बाद आते हैं पल्लव में, जिनकी कैपिटल कहाँ थी? कांचीपुरम। तो पहला ही सवाल बड़ा आसान सा हो गया। जब कभी आता है आपके प्रश्न, द क्वेश्चन इज कमिंग अबाउट कि किसकी कौन सी कैपिटल है, तो पल्लव कैपिटल क्या होगी? कांचीपुरम। कांचीपुरम क्या हो गई? पल्लव की कैपिटल हो गई। इनका जो बिगिनिंग है, इनका जो 10th सेंचुरी एडी है, 10th सेंचुरी एडी, 10th सेंचुरी एडी को पल्लव के उत्थान के, एवोल्यूशन ऑफ द पल्लव, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव एम्पायर इज फ्रॉम द 10th सेंचुरी एडी। उनके ओरिजिन को लेकर देयर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट। पल्लवों की ओरिजिन कैसे हुई, इसके डिफरेंट व्यू पॉइंट है। पहली बात क्या कही थे? दे वर इक्वेटेड विद द प्रतिहास। पहले क्या है? दे आर इक्वेटेड विद द प्रतिहास। प्रतिहार, प्रतिहार कहाँ थे? ये छोटे छोटे सवाल बनते हैं, कहाँ थे? वेस्टर्न इंडिया। प्रतिहार कहाँ पे थे? प्रतिहार वेस्टर्न इंडिया में थे। तो दे वर इक्वेटेड विद द प्रतिहास, द प्रतिहास हु आर रूट्स वेस्टर्न इंडिया। दूसरा व्यू पॉइंट क्या है कि जो पल्लव थे वो ब्राह्मण्स के ब्रांच थे। पहला क्या हो गया? जो प्रतिहार की बात है। दूसरा हो गया कि ये क्या थे? ये ब्राह्मण रॉयल डेस्टिनी, ब्राह्मण रॉयल डायनेस्टी, जो ब्राह्मण राजशाही रक्त था, उससे इनका जन्म हुआ। एक और व्यू पॉइंट कहा जाता है कि पल्लवास की, पल्लव क्या है? वह नेटिव थे कहाँ के? तोंडा मंडलम। तोंडा, तोडा मंडलम कहाँ के थे? तोडा, तोडाई, थोड़ा साउथ के नाम सब हो। तोडाई मन, तोडाई मन लव, तोडाई मंडलम। ये कहा जाता है कि वह देयर नेटिव आर द तोडाई मंडलम। यह वाइडली एक्सेप्टेड है, यह बात, यह तोडाई मंडलम के नेटिव थे। यह स्कॉलर्स में काफी एक्सेप्टेड माना जाता है। कैन आल्सो आइडेंटिफाई विद द पुलिंदास। दूसरा है पुलिंदास। एक अशोक का इंस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें आता है जित पुलिंदास का, पुलिंदास। तो देर आल्सो आइडेंटिफाइड विद द पुलिंदास, जिनका जित कहां हुआ है? अशोक के इंस्क्रिप्शन में। अशोक के इंस्क्रिप्शन में इनका जिक्र मिलता है। जब तोराई मंडलम को जीता, जब अशोक के इंस्क्रिप्शन में जिक्र मिलता है, जब तोराई मंडलम को किसने जीता? पल्लवों ने। व्हेन पल्लवास काउंटर्ड द तोराई मंडलम, किससे? सतवाहन से। देखिए बड़ा छोटा छोटा पॉइंट है ये। अशोक के अभिलेखों में जिक्र मिलता है व्हेन तोराई मंडलम was conquered by the सातवाहन। जब सातवाहन से तोराई मंडलम को पल्लवों ने जीत लिया। जो अर्ली पल्लवा रूलर्स थे वो कब थे? 250 से 350 ईडी। जो अर्ली पल्लवा रूलर्स थे उनका कार्यकाल था 250 से 350 ईडी। और इनके बारे में जो मिलता है, इशू द कैरेक्टर थे प्राकृत, प्राकृत की में इनके बारे में, जो इनका कैरेक्टर इंश्योरी है वो प्राकृत में है। अगर हम पल्लवों के इंपॉर्टेंट लोगों को देखें, इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द पल्लवास, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स पल्लवास के थे? तो अर्ली पल्लवास रूलर्स 250 से 350 ईडी में थे। और जो इंपॉर्टेंट थे उसमें शिवा कंद वर्मन, शिवा कंद वर्मन, शिवा
स्कंद वर्मन, शिवाकंद वर्मन और विजय स्कंद वर्मन एंड विजय स्कंद वर्मन। कौन कौन हो गए? शिवाकंद वर्मन एंड विजय स्कंद वर्मन। जो सेकंड लाइन थी पल्लवास की, ये फर्स्ट लाइन में थे शिवाकंद वर्मन एंड विजय स्कंद वर्मन। जो सेकंड लाइन थी पल्लवा की, उसने रूल किया 350 से 550। सेकंड लाइन रूल करती है 350 से 550 एडी। सेकंड लाइन इस समय रूल करती है। और इन्होंने देखिए इनिशियल इनका जो था वो प्राकृत में था, अब आ गया संस्कृत। जस्ट सी द डिफरेंस, जस्ट ट्राई टू सी द डिफरेंस। जो फर्स्ट लाइन पल्लवास की थी, मैंने आपको अभी बताया कि जो पल्लवास की फर्स्ट लाइन थी, जो रूल किया 250 एडी टू 350 एडी, इशूड देयर कैरेक्टर्स इन प्राकृत। इसमें इंपॉर्टेंट कौन थे? शिवाकंद वर्मन एंड विजय स्कंद वर्मन। जो सेकेंड लाइन पल्लवास की थी वो रूल करता है 350 एडी से 550 एडी। इन्होंने अपना कैरेक्टर इशू किया इन द संस्कृत। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे इस लाइन के, विष्णु गोपा। विष्णु गोपा, इसमें कौन थे? विष्णु गोपा। सभी और में विष्णु गोपा। विष्णु गोपा को डिफीट किया था समुद्रगुप्त ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विष्णु गोपा ही वॉज डिफीटेड बाई समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत का अभियान था, जो समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत, समुद्रगुप्त उत्तर भारत से दक्षिण भारत गया, तो जो समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत का अभियान था, उसने किस पल्लवा किंग को हराया? तो समुद्रगुप्त ड्यूरिंग हिज साउथ इंडियन एक्सपीडिशन और कैंपेन, he has defeated the विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त ड्यूरिंग हिज साउथ इंडियन एक्सपेंशन, जो एक्सपीडिशन था, उसने विष्णुगुप्त। बड़ा अच्छा सवाल क्या हुआ प्रीलिम्स का कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान में, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारतीय विजय अभियान में किस पल्लव किंग को पराजित किया था? समुद्रगुप्त इन साउथ इंडियन एक्सपीडिशन, which Pallav ruler he has defeated? What is answer? विष्णु गोपा। जो अब आपने फर्स्ट लाइन पढ़ दी, फर्स्ट लाइन में कौन हो गए? फर्स्ट लाइन में कौन हो गए? सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन कब से है? 250 सीढ़ी से 350 सीढ़ी। उसमें कौन हो गए? शिव स्कंद वर्मन एंड विजय स्कंद वर्मन। इस समय के करेक्टर किसमें थे? प्राकृत में। आते सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन कब है? 350 से 550 सीढ़ी। इस समय कैरेक्टर किसमें आ गया? संस्कृत में आ गया। इस सेकेंड लाइन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? विष्णु गोपा, जिनको समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में पराजित किया। द रूलर्स ऑफ द थर्ड लाइन। अब आते हैं थर्ड लाइन, 575 एडी। थर्ड लाइन, नाउ थर्ड लाइन। थर्ड लाइन 575 एडी। थर्ड लाइन 575 एडी। जो थर्ड लाइन थी 579 एडी से 9th सेंचुरी, 575 एडी से 9th सेंचुरी। गॉट इट? 575 एडी से 575 एडी से 9th सेंचुरी तक यह थर्ड लाइन काम करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। The rulers of the third line who ruled from 575 AD to their ultimate fall in 9th century issued their character both Sanskrit and Tamil. अब यहां क्या आ गया? संस्कृत एंड तमिल। अब आप सवाल हो रहे उसका, संस्कृत एंड तमिल। आपको प्राकृत, संस्कृत, संस्कृत और तमिल। तो फर्स्ट लाइन जिसमें कौन थे? शिवकंद वर्मन एंड विजय स्कंद वर्मन। इसमें क्या था? प्राकृत।
सेकेंड लाइन जिसमें थे विष्णु गोपा, इसमें क्या था? संस्कृत। द थर्ड लाइन जो 575 एडी से 9th सेंचुरी तक था, जब पल्लव का फाइनली पराभव हो जाता है, उसमें क्या था? संस्कृत एंड तमिल। और सिंह विष्णु वॉज द फर्स्ट रूलर। इसके उस संस्कृत और तमिल के फर्स्ट कौन थे? सिंह विष्णु। द फर्स्ट रूलर कौन थे? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। सिंह विष्णु वॉज द फर्स्ट रूलर। उसने क्या किया? ही डिस्ट्रॉयड द कालभ्रास। जो कालभ्रास थे, he destroyed the कालभ्रास और फॉर्मली एस्टेब्लिश किया अपने पल्लव रूल को वहां पे तोराई मंडलम में। उसने ऑल्सो रिपीट किया चोलास को और एक्सटेंड किया अपनी पल्लव टेरिटरी को कावेरी तक। कावेरी क्या? चोला का एरिया हुआ करता था। अदर ग्रेट पल्लव रूलर कौन थे इस लाइन में? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकेंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह फर्स्ट एंड नरसिंह सेकेंड। तो तीन इंपॉर्टेंट हो गए थर्ड लाइन में। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट एंड नरसिंह वर्मन सेकेंड। क्लियर? देखिए, अगर इस पार्ट से सवाल बन जाए तो सवाल आसान नहीं होगा, सवाल बहुत टफ होगा। अब नौ देखते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट का टाइम क्या है? 600 to 630। 600 to 630 एडी। जो लॉन्ग ड्रॉन पल्लव चालुक कॉन्फ्लिक्ट था, वह महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम में आरंभ। अगला फर्स्ट सवाल क्या हो गया? अंडर विच पल्लव रूलर द लॉन्ग ड्रॉन पल्लव चालुक्य conflict has been started or began? What are answer? Mahendra Varman first, Pulketion second, पुलकेशियन सेकेंड। इसने क्या किया? पल्लव के अगेंस्ट मार्च किया। पुलकेशियन सेकेंड मार्च अगेंस्ट द पल्लवास एंड कैप्चर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ देयर किंगडम। उसके राज्य के उत्तरी भाग को उसने कब्जा कर लिया। जबकि यह भी एक सत्य है, जो पल्लव का इंस्क्रिप्शन है वह विजय को प्रदर्शित करता है कि महेंद्र वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय के खिलाफ विजय प्राप्त की एट पुल्लूर। लेकिन यह एक तथ्य नहीं कहा जाता है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय में परास्त किया। और जो पुलकेशिन द्वितीय ने एरिया को पल्लव से कब्जा कर लिया था, वह उसको रिकवर नहीं कर पाए। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट वॉज ए फॉलोअर ऑफ द जैनिज्म इन अर्ली पार्ट ऑफ हिज कैरियर। अपने जीवन के आरंभिक काल में वह जैन धर्म को मानने वाला था। Meher first was a follower of Jainism in the early part of his career. He was converted to Shaivism by the influence of the Saiv saint Appar. Appar. शैव जो एक संत थे अपार, अपार के द्वारा यह जैनिज्म से हिंदुज्म में कन्वर्ट हुआ। उनका पूर्ण नाम था तिरुवुलुकरम पुरवा। उसने एक शिवा टेम्पल बनाया एट तिरुवाड़ी। ही मेड ए शिवा टेम्पल एट तिरुवाड़ी। अगर आप इसको देखें, कहते हैं फैक्ट्स में, फैक्ट्स वन, कॉन्फ्लिक्ट बिटन। पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट बिटन सेकेंड, पुलकेशियन सेकेंड,
स्ट्रगल विद पुलकेशियन सेकंड से इसका संघर्ष हुआ। एक इंस्क्रिप्शन पल्लव का है जो कहता है उसने पुलिकेशियन सेकंड को हराया था, लेकिन जो टेरिटरी हार गया था यह वापस नहीं गया। ही वॉज इनिशियली, बोर्ड कैसे बनता है, इनिशियली फॉलोवर ऑफ जैनिज्म बट लेटर converted to Hinduism by Shaiv Saint अप्पार, जो एक शैव सेंट थे अप्पार के द्वारा। बिल्ट शिवा टेम्पल एट तिरुवाडी, और बिल्ट ए शिवा टेम्पल एट तिरुवाडी। तिरुवाडी में इसने एक शिवा टेम्पल बनाया। उसने he assumes various titles, he assumed, उसने बहुत सी, he assumed various titles, उसने बहुत सी पदवियों को अपने नाम से आगे जोड़ा। नंबर ऑफ टाइटल्स, बुधारा, सत्यसंधा, चेटाकरी, चेटाकरी मतलब बुल्डर ऑफ द टेम्पल्स, चिराकपुली, विचित्र चित्ता एंड मत विलासा। तो उसने क्या है, कई टाइटल्स को उसने अंगीकार किया। वह केव टेम्पल का बड़ा ग्रेट बिल्डर था। दी मंडा गबट्टू इंस्पेक्शन, मंडा गबट्टू इंस्क्रिप्शन, जो मंडा गपट्टू इंस्क्रिप्शन है वह उसकी तारीफ में, उसकी प्रशंसा में वह लिखता है और उसको कहता है विचित्र चित्त, विचित्र चित्त, विचित्र चित्ता, विचित्र चित्ता, विचित्र चित्ता। इसने कंस्ट्रक्ट किया ए टेम्पल फॉर ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। इसने ब्रह्मा विष्णु और शिवा के लिए एक टेम्पल कॉन्ट्रैक्ट बनाया विदाउट यूज ऑफ ब्रिक्स, टिम्बर, मेटल एंड मोटार। एक उसने ब्रह्मा विष्णु महेश का एक टेम्पल बनाया, एक मंदिर बनाया जिसमें उसने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, न ब्रिक का किया, न टिम्बर का किया, न मेटल का किया, न मोटा का किया। तो जो उसके रॉक का टेम्पल्स हैं वो बहुत सी जगहों पर पाए जाते हैं। वल्लम, BALLAM, वल्लम में, महेंद्रवाड़ी में, दावानूर में, पल्लवरम में, यहां पर इसके बहुत से रॉक कट टेम्पल्स, रॉक कट टेम्पल्स, यहां पर इसके बहुत से रॉक कट टेम्पल्स पाए, इसके रॉक कट टेम्पल्स यहां से पाए जाते हैं। और तो कौन कौन सा होगा नाम, वल्लम। तो आप बनाइए, लिखिए रॉक कट टेम्पल्स, ऊपर क्या बनाइए, हाउ यू मेक रॉक कट टेम्पल्स। तो सवाल क्या आ जाएगा, कहां कहां पे रॉक कट टेम्पल्स प्राप्त हुए हैं पल्लव काल में। तो पहला आपका क्या हो गया, वल्लम। दूसरा आपका क्या हो गया, एक हो गया वल्लम, दूसरा क्या हो गया, महेंद्रवड़ी। पहला हो गया वल्लम, दूसरा हो गया महेंद्रवड़ी, तीसरा दाला वनूर, दाला वनूर, दाला वनूर, वल्लम, महेंद्रवड़ी, दाला वनूर, पल्लवरम। इसको याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं, पल्लवरम। चौथा क्या हो गया, वाणावी, पल्लवरम, चौथा वल्लम,
महेंद्र वड़ी धवलम पल्लवरम, और नेक्स्ट क्या हो गया, मंड गपट्टू, मंड गपट्टू, और लास्ट तिरुचिरापल्ली, वन मोर, तिरुचिरापल्ली। ये इसकी पर्सनालिटी, एक खास बात क्या थी, इसकी पर्सनालिटी, इसकी पर्सनालिटी पे आप अगर अपना सिलेबस देखें तो पर्सन तो पर्सनालिटी भी है। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट की पर्सनालिटी में इतने ज्यादा आयाम है कि सवाल पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा, उसने ऑथर किया एक संस्कृत वर्क मत विलास प्रहसनम, जिसने जैन बुद्ध के सेक्ट को उसने मजाक बनाया हुआ है। उसके टाइटल है चित्रकार पुली। इसका मतलब क्या है कि उसके पास पेंटिंग का टैलेंट था, वह एक म्यूजिक में एक्सपर्ट माना जाता था। द म्यूजिक इंस्क्रिप्शन एट कुंड मीनार मलाई इज एस्क्राइब टू हिम। एक सवाल क्या हो गया कि वह कौन सा राजा था जो चित्रकार भी था, संगीतज्ञ भी था, स्थापत्य भी करता था, और अच्छा शासक भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। दूसरे शासक थे इसके नरसिंह वर्मन। हु इज द सेकंड वन, नरसिंह वर्मन। अब हम नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इनका टाइम क्या था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट का टाइम क्या था, 630 टू 668 एडी, 630 टू 668। तो पहले हो गए आपके महेंद्र फर्स्ट, सेकंड हो गए नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इनके साथ खास बात क्या थी, इनको, इनके पास टाइटल थी मामल्ला। इनके टाइटल थी मामल्ला। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेट रेसलर। कितना अच्छा सवाल हो गया कि कौन सा पल्लव किंग था, कौन सा आया था जिसको ग्रेट रेसलर बोलते थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ही वांटेड टू टेक द इवेंट, जो उसके फादर की डिफीट थी पुलिकेशन द्वितीय के हाथों, उसका वह बदला लेना चाहता था। तो हिज विक्ट्री ओवर पुलिकेशन सेकेंड इन द बैटल ऑफ मणिमंगलम, मणिमंगलम के बैटल में कांची के पास, जिसका मेंशन कहां पे है, पुरम कॉपर प्लेट। इसका मेंशन कहां पे है, पुरम कॉपर प्लेट। तो नरसिंह वर्मन के साथ तीन चार चीज इंपॉर्टेंट हो गई। पहला, वो सक्सेसर थे, उनकी टाइटल थी मामल्ला, जिसका अर्थ होता है ग्रेट रेसलर। He wanted to take revenge of his father, the defeat in the hand of Pulication second, his victory over Pulication second in the battle of Mani Mangalam near Kanchi is mentioned Puram copper plate. पुरम कॉपर प्लेट पे उसकी पुलिकेशन द्वितीय के ऊपर विजय, जो मणिमंगलम के लड़ाई हुई थी, उसका जिक्र मिलता है। जो पल्लवों की आर्मी थी अंडर जनरल प्रणज्योति, उसने चालुक्य आर्मी को पीछे किया, रिट्रीट किया, और चालुक्य के एम्पायर में, चालुक्य के राज में प्रवेश कर गए, और उसने कैप्चर किया, और चालुक्यों की जो कैपिटल थी वातापी, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी कारण नरसिंह वर्मन फर्स्ट की जो टाइटल है वह है वातापी कोंडा। ही रिगेन द लॉस्ट टेरिटरी, जो उसके पूर्वजों ने जो टेरिटरी लॉस की थी, उसको इसने रिगेन किया। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ नरसिंह वर्मन फर्स्ट, हिज नेवल एक्सपेडिशन। नरसिंह वर्मन फर्स्ट का नेवल एक्सपेडिशन टू श्रीलंका, जो श्रीलंका के खिलाफ नेवल एक्सपेडिशन किया नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। He restored the throne of his friend and Sri Lanka Prince Maunam during his reign। उसके समय वेन सांग इंडिया में विजिट किया। बहुत अच्छा सवाल है। उसके समय में वेन सांग इंडिया में विजिट किया, कहां पे किया, पल्लव किंगडम, तो पल्लव कैपिटल कांचीपुरम में।
उसका जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ कांचीपुरम पल्लव एम्पायर इज विविड, बहुत अच्छा है। ही कॉल्स, अब देखिए एक सवाल कई साल पहले आ चुका है आपकी यूपीएससी मेंस में, चीनी यात्रियों के आधार पे भारत की अवस्था व्यवस्था का, भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विवरण दीजिए। On the basis of Chini and Arabi travelers, you explain the condition of India at that point of time. तो एक यही मिल गया। वेलसांग साउथ इंडिया में विजिट किया, वह कांचीपुरम गया और उसने तो कांचीपुरम को पढ़ा, एक बहुत बड़ी सिटी ही कॉल कांचीपुरम ए वेरी, he calls कांचीपुरम ए वेरी ग्रेट सिटी। कांचीपुरम ने एक उसको बहुत बड़ी सिटी के रूप में पढ़ा कि कांचीपुरम बिग ब्यूटीफुल सिटी, 6 miles in the circumference. It had 100 Buddhist monasteries in which about 10,000 Buddhist monks lived. According to the account of the Hwasong, the people of Kanchi esteemed great learning and Khatika at Kanchi served as a great center of learning. Khatika कहते विद्यालय। तो वेलसांग ने बताया कि जो कांचीपुरम जो कांचीपुरम है बहुत बड़ा शहर है, इसका 6 miles का सर्कमफ्रेंस है, उसमें 1,000 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है जिसमें 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। उसके अनुसार कांची बहुत ही उच्च शिक्षा का केंद्र है। वहां पर जो घटिका है जिसको विद्यालय बोलते हैं, वह एक बहुत ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट वॉज द फाउंडर ऑफ मामल्लपुरम। तो मामल्लपुरम की स्थापना किसने की? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। एंड मोनोलिथिक रथास वे इरेक्टेड, जो मोनोलिथिक रथ बनाए, एकाश हिंदी बोलते हैं, एकाश मोनोलिथिक रथ है, उसको उनके टाइम में बनाया गया। उस वक्त नरसिंह वर्मन सेकेंड, जिसको हम राज सिम्हा बोलते हैं, इनका टाइम है 695 टू 772। नरसिंह वर्मन को कहा जाता है राज सिम्हा। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो, और उसके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन सेकेंड, नरसिंह महेंद्र सेकेंड एंड परमेश्वर फर्स्ट। और जो पल्लव चालू कॉन्फ्लिक्ट था वो कंटिन्यू रहा इनके रेल में। उसके बाद नरसिंह वर्मन सेकेंड आते हैं, वो बनते हैं पल्लव किंगडम के रूलर। तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज रासिम्हा। तो रासिम्हा के नाम से दोनों जानते हैं, नरसिंह वर्मन फर्स्ट एंड नरसिंह वर्मन सेकेंड। नरसिंह वर्मन सेकेंड का जो टाइम था वो पीसफुल था और उसने ज्यादा इंटरेस्ट लिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो सबसे ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पल्लव कौन सा किंग लेता है इंटरेस्ट? दैट इज नरसिंह वर्मन सेकेंड। जो शोर टेम्पल बनता है मामल्लपुर में और कैलाशनाथ टेम्पल एट कांजीपुरम वेर बिल्ड इन हिज टाइम। बड़ा अच्छा सवाल हो गया कि किसके टाइम में शोर टेम्पल बना मामल्लपुरम में और कैलाशनाथ टेम्पल? तो व्हाट्स आंसर? नरसिंह वर्मन। व्हाट्स आंसर? आंसर इज नरसिंह वर्मन सेकेंड। उत्तर क्या हो गया? नरसिंह वर्मन सेकेंड। वह बहुत ग्रेट पैटर्न था ऑफ आर्ट का, जो फेमस संस्कृत स्कॉलर। देखिए अब नरसिंह वर्मन सेकेंड फैक्ट्स लिखते जाइए। नंबर 1, उसके समय में काफी शांति रही। नंबर 2, शोर टेम्पल मामल्लपुरम एंड कैलाशनाथ टेम्पल इसके समय में बनाए गए। वह आर्ट का बड़ा पैटर्न था। जो फेमस संस्कृत स्कॉलर थे दांडिन, वह इसके कोर्ट में, इसके राज दरबार में रहा करते थे। इसने इसने एम्बेसीज, राजदूत भेजे कहां पे? चाइना में। और मरी टाइम ट्रेड जो सामुद्रिक व्यापार था वह इसके समय में काफी विकसित हुआ। इसने एज्यूम किया, जो रासिम्हा थे सेकंड, इन्हें एज्यूम किया टाइटल शंकर भक्ता, वैद वैद विद्यारा एंड अगम प्रिया। इनको सक्सीड बाय द परमेश्वरम सेकेंड। इनके बाद आते हैं परमेश्वरम सेकेंड एंड नरसिंह एंड नंदी वर्मन सेकेंड।
जो पल्लव रूल था ये तकरीबन चला है एट द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी। चोल किंग आदित्य फर्स्ट डिफीटेड द पल्लवा रूल अपराजिता। तो कैसा समाप्त हुआ? जो चोल राजा आदित्य फर्स्ट थे उन्होंने हराया पल्लव राजा अपराजिता को और कांची पर कब्जा कर लिया। विद दिस द रूल ऑफ पल्लव डायनेस्टी केम टू एन एंड। इसके साथ पल्लव डायनेस्टी का समापन हो जाता है। तो हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पल्लवास। पल्लवास का एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या था? पल्लवास के पास क्या था? एक वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। पल्लवा स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू कोट्टम। पल्लवा का कैसे सिस्टम? कोट्टम। उनका जो स्टेट था कोट्टम, उनका स्टेट डिवाइड था कोट्टम। तो पल्लवा के पास एक वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, प्रशासन अच्छा था। जो पल्लव राज्य था वह डिवाइड था कोट्टम में। कोट्टम वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द किंग। जो किंग क्या था? वह सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। वह एबल मिनिस्टर से वह सपोर्ट किया था। वह जस्टिस का फाउंटेन था। वह वेल ट्रेंड आर्मी रखता था। उसने लैंड ग्रांट प्रोवाइड किया मंदिर को, जिसको बोलते देव दान। देव दान। तो एक सवाल क्या हो गया? व्हाट इज देवदान? जो उसने मंदिरों को गाड़ दिया वह देवदान कहलाए गए। ऑल्सो ब्राह्मण एंड ऑल्सो टू द ब्राह्मण को ब्रह्मदेव। दूसरा ऑप्शन दिया ब्रह्मदेव, जो उसने ब्राह्मण को दान दिया। तो दो साउथ इंडिया की हिस्ट्री में टर्म है जो बहुत पूछे गए। तो देवदान, ब्रह्मदान। इट वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज। वह इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते थे। इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते थे। वह इरिगेशन फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड किया करते थे, वह भी वर्क किया करते थे। तो नंबर ऑफ इरिगेशन टैंक्स इनके बनाए गए। और जब पल्लवा का शासन था पल्लवास का, तो बहुत इरिगेशन टैंक बनाए गए। जो इरिगेशन टैंक एट महेंद्र वडी एंड मामदूर, आप दो फैक्ट और लिखिए। जो इरिगेशन टैंक थे महेंद्रवडी में एंड मामंदूर में, ये किसी काल बनाए गए? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स सिस्टम, यह भी पल्लवा के इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। लैंड टैक्स वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। एक सवाल फिर क्या हो गया? फिर पल्लवा के रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स क्या था? लैंड रेवेन्यू। ब्रह्मदेव, देवदेव लैंड, यह दोनों, ये ब्रह्मदेव और देवदेव, ये जो लैंड थी ये टैक्सेशन से एग्जम्प्ट थी। ट्रेडर्स, आर्टिजन्स, जिसमें कौन आता था? कारपेंटर्स आते थे, पढ़ाई जिसे बोलते हैं। गोल्ड स्मिथ आते थे, सुनार से बोलते हैं। वॉशरमैन, धोबी। ऑयल प्रेसर्स, वीवर्स, जुलाहे, यह सरकार को टैक्स पे करते थे। पल्लवा इंस्क्रिप्शन इस बात पर लाइट थ्रो करता बताता है ऑन द विलेज असेंबली का सभा। जो हमने सभा समिति को पढ़ा था वैदिक काल में भी, जो आगे चोल में आएगा उसके बारे में भी जिक्र मिलता है पल्लवास के इंस्क्रिप्शन में। सभा और उनकी कमेटी का जो रिकॉर्ड्स था ये लोग मेंटेन करते थे। जब आप कभी अपनी पॉलिटी के सवाल में ग्राम प्रशासन पर कोई भी आंसर करें, आप यह बात तय रखें कि आपको पल्लव चोल के बारे में लिखने लिखना है। जो साउथ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलता था। आप दो तीन लाइन जरूर लिखें, आपको आधा नंबर, एक नंबर ज्यादा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो उनके जो रिकॉर्ड्स थे, दे मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल रिलीजियस लैंड्स। जितने गांव की जमीनें थी उनका रिकॉर्ड रखते थे। लोकल अफेयर्स को कमेटी देखती थी, वो टेम्पल्स को मैनेज करते थे। सब पल्लवों के अंदर समाज किस तरह था, हाउ द सोसाइटी इन पल्लवास वाज फंक्शनिंग। जो तमिल सोसाइटी थी उसने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा पल्लव राज्य के लिए। The Tamil society witnessed a great change during the Pallava.
The caste system became rigid. The Brahmins occupied a high place in the society. They were given the land grants by the kings and the nobles. They were also given the responsibility of looking after the temples. The Pandavas period also witnessed the rise of Shaivism and Vaishnavism, and also the decline of Buddhism and Jainism. बड़ा अच्छा ये आप देखिए एक इंटरनिवेशन शैव बुद्ध जैन वैष्णव। तो जो जैनिज्म और शैविज्म था वो ऊपर जा रहा, सॉरी, जो जो शैविज्म वो है और वैष्णविज्म में ऊपर जा रहा था, और जैनिज्म और बुद्धिज्म डिक्लाइन कर रहा था। जो वैष्णव थे वो थे अलवार, उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया। वैष्णवास अलवार contributed to the growth, and Shaivism and वैष्णव जो अलवार थे उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान किया। यह भक्ति मूवमेंट के नाम से रहता है। जब शैविज्म और वैष्णव बढ़ रहा था, अलवार और नैनार वहां काम कर रहे थे। दे कंपोज, उन्होंने अपनी हाइम्स जो थे, अपनी ऋचाएं, अपनी जो प्रार्थनाएं थी, उन्होंने तमिल लैंग्वेज में लिखी। These hymns reveal the importance of the devotion of bhakti. भक्ति के सिद्धांत को ये प्रतिपादित कर रहे थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स बाय द पल्लवास, जो पल्लवा के किंग ने जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए, paved the way for the spread of the two religions, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। अगर हम उस समय के एजुकेशन और लिटरेचर को देखें, द पल्लवास वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ द लर्निंग। वो लर्निंग के बड़े 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 समर्थक हुआ करते थे। उनकी जो कैपिटल कांची थी वो एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करती थी। घटिका कांची was popular and it attracts students from all parts of India. घटिका बहुत आया है पहले कि घटिका क्या होती थी। तो जो कांची की घटिका थी इसने छात्रों को बहुत दूर दूर से अट्रैक्ट किया। जो जो इसके फाउंडर थे, जो जो फाउंडर हुआ करते थे इसके पल्लव संप्रदाय के, ये बहुत सपोर्टर थे शिक्षा के। द फाउंडर ऑफ कदम डायनेस्टी। यही नहीं, अगर आप पूरी साउथ इंडिया को देखें, फाउंडर ऑफ कदम डायनेस्टी मयूर शमन स्टडीज वेदा कांची। जो पल्लव ने सेंटर कांची स्टैब्लिश, किसने ज्ञान प्राप्त किया? जो कदम डायनेस्टी के फाउंडर थे मयूर श्रमण, उन्होंने वेद का अध्ययन किया कांची में। तिग्नाथ, a Buddhist writer, he came to study at Kanchi. Dharmpal, who later became the head of the Nalanda University, वह कांची को बिलोंग करते थे। तो क्या देखें कांची का महत्व, आप इसको इस तरह से भी प्रीलिम्स का सवाल देख सकते हैं, कांची का महत्व क्या है। तो धर्मपाल जो बाद में हेड बने नालंदा यूनिवर्सिटी के, वह भी कांची को बिलोंग करते। भारवी, द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, lived in the time of Shiv Vishnu. Tandini, Tandin, Tandin, another Sanskrit writer, adorned the court of Narasimhavarman II. Mahendra Varman first composed the Sanskrit play Mat Vilas Prahasan. तमिल लिटरेचर बहुत डेवलप हुआ इस समय में। द नैनार्स एंड अलवार्स, उन्होंने क्या किया? दे कंपोज द रिलीजियस हाइम्न्स इन तमिल। नैनार और अलवार ने धार्मिक ऋचाओं का सृजन किया इस दौरान में। देवाराम, नेक्स्ट है द देवाराम। देवाराम कंपोज बाय द नैनार्स एंड द नल यारी दिव्यपन्नम कंपोज बाय द अलवार। तो देवाराम क्या क्या हो गया?
देवाराम। इसको किसने किया? देवाराम को किया। अल देवाराम को किसने किया? नए नए मार्स, म्यांमार्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? नला का नाम टफ होते हैं याद करने में, इसे हम तो तोड़ देते हैं। नला यार दिव्या, नला यार दिव्या प्रबंधम, प्रबंधम। किसने कंपोज किया? अलवास ने। किसने किया? अलवास। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ पल्लवा पीरियड। पेरुंदवरन, Perunthivanar was the patronized by the Nandivarman II. Perundevanar was patronized by the Nandivarman II, and इन्होंने नंदीवर्मन सेकंड के द्वारा वह संरक्षित किए गए, पैट्रोनाइज किए गए। अब उन्होंने ट्रांसलेट किया महाभारत को एज भारत विनवा। तमिल में महाभारत का अनुवाद किया भारत विनवा के नाम से। नंदी काल बंगम, नंदी काल बंगम वॉज एंदर इंपॉर्टेंट वर्क, लेकिन उसका नेम ऑफ ऑथर अभी तक नोन नहीं है, अननोन है। म्यूजिक और डांस भी डेवलप किया गया इस पीरियड में। पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट रहा। इट वॉज ए ग्रेट एज ऑफ द टेम्पल बिल्डिंग। जो टेम्पल बिल्डिंग का सबसे ग्रेट एज है, ग्रेट एज ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। टेम्पल बिल्डिंग का ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। जो पल्लवास है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पल्लवास का इंट्रोडक्शन हुआ किसमें? सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन हुआ excavating temples from the rocks. They have introduced the excavating temples from the rock. In fact, the Dravidian style of temple architecture began with the Pallava rule. जो आपस तीन है, नागर, वेसर, द्रविड़। हम जब कल्चर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल पढ़ेंगे। तो जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, जो आर्किटेक्चर है, वो स्टार्ट होता है पल्लवा रूल से। It was a gradual evolution starting from the cave temple to monolithic rathas and culminating in structural temples. यह एक क्रमिक विकास यात्रा है जो आरंभ होती है गुफा मंदिरों से और जो बढ़ती जाती है एकाश्मरथ, और जिसका अंतिम पायदान आता है इन स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। तो इट वॉज ए ग्रेजुअल एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द केव टेम्पल्स टू मोनोलिथिक रथास एंड कल्मिनेटेड इन द स्टेट टेम्पल्स। तो जब डेवलपमेंट हुआ है टेम्पल आर्किटेक्चर का अंडर पल्लवास, कैन बी सीन इन द 4 स्टेजेस। टेम्पल आर्किटेक्चर स्टेजेस। टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टेज क्या क्या है? इसके 4 स्टेज देखते हैं। पहला है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। पहला क्या है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। उन्होंने क्या किया? ही हैज इंट्रोड्यूस द रॉक कट। इसने इंट्रोड्यूस किया रॉक कट टेम्पल। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, he has introduced the rock cut temple. This type of the Pallava temple are seen कहाँ देखते हैं? मंडाकपट्टू, महेंद्रवडी, मामंदूर, तवल्लूर, तिरुचिरापल्ली,
एंड वालम। यहां पर हम इस तरह के रॉक कट टेम्पल्स को हम देखते हैं। सेकेंड स्टेज ये हो गई फर्स्ट स्टेज। कम ऑन द सेकेंड स्टेज। जो सेकेंड स्टेज है वह पल्लव स्टार्ट होती है मोनोलॉजी रथास से। क्या है, इसमें होते मोनोलिथिक रथास। एकाश पत्थरों से रस बनाया, रस बनाया। ये क्या हो गया, मोनोलिथिक रथास एंड मंडप। ये हो गया सेकंड स्टेज। थोड़ा सा टफ है बस ध्यान दिए हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये मामल्लपुरम में मिलते हैं। तो नरसिंहवर्मन टुक द क्रेडिट फॉर दीज वंडरफुल आर्किटेक्चर मॉडल। इसको किससे देते हैं, ये है महे फर्स्ट। इसमें किसमें आते हैं, इसमें आते हैं नरसिंहवर्मन फर्स्ट। क्लियर, कोई डाउट। फाइव रथास जिसको हम बोलते हैं पंच पांडवास। जो पांच रथ है जिसको हम पंच पांडव रथ बोलते हैं, जो सिग्निफाई करता है फाइव डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स। इसी समय का है। द मंडप जो कंटेन करता है ब्यूटीफुल स्कल्पचर ऑन वॉल। मंडप क्या है, वॉल पर ब्यूटीफुल स्कल्पचर है। द मोस्ट पॉपुलर जो मंडप कौन से हैं, महिषासुरमर्दिनी। महिषासुरमर्दिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिमूर्ति दूसरा कौन है, एक खुद महिषासुरमर्दिनी। महिषासुरमर्दिनी दूसरा, त्रिमूर्ति दूसरा कौन से इंपॉर्टेंट है, त्रिमूर्ति। और तीसरा वाराह, तीसरा वाराह। तीन बड़े महत्वपूर्ण मंडप है। अब इसके बाद तीसरा स्टेज, थर्ड स्टेज। जो थर्ड स्टेज है, जो नेक्स्ट स्टेज है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें स्ट्रक्चरल टेम्पल। इसमें आ गए स्ट्रक्चरल टेम्पल। स्ट्रक्चरल टेम्पल थर्ड स्टेज इज द स्ट्रक्चरल टेम्पल। इसमें खास बात क्या थी, जो राज सिम्हा ने इंट्रोड्यूस किया, कौन इंट्रोड्यूस किया, राज सिम्हा। किसने किया इसको, राज सिम्हा। राज सिम्हा ने यह स्ट्रक्चरल टेम्पल को इंट्रोड्यूस किया। अब दीज टेम्पल्स वेर बिल्ड बाय द सॉफ्ट सैंड रॉक्स। इसने क्या यूज किया, सॉफ्ट एंड सैंड रॉक्स। सॉफ्ट एंड सैंड रॉक्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। कैलाशनाथ टेम्पल एंड कांची, जो कांची का कैलाशनाथ टेम्पल है, और शोर टेम्पल एट मामल्लपुरम, इसके एग्जाम्पल है। तो कैलाशनाथ टेम्पल एट एट कांची एंड शोर टेम्पल मामल्लपुरम, यह इसके फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जो अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के पल्लों के। जो कैलाशनाथ टेम्पल कांची में है, इट इज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस ऑफ द पल्लव आर्ट। भी सवाल हो गया, पल्लव आर्ट का ये ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर मास्टरपीस है। लास्ट इस पे पल्लव का था, वो था स्ट्रक्चरल टेम्पल बिल्ड बाय द लेटर पल्लवास। लास्ट क्या हो गया, फोर्थ स्ट्रक्चरल टेम्पल बिल्ड बाय लेटर पल्लवास। अब ये सवाल जो मैंने पढ़ाया आपको, ये मेंस के कल्चर का बड़ा अच्छा सवाल है। पल्लव आर्किटेक्चर पर सवाल पूछा जाए, आपको अच्छा मटेरियल प्राप्त हो गया। तो जो लास्ट स्टेज है, जो पल्लव आर्ट की रिप्रेजेंट करते हैं क्या, स्ट्रक्चर टेम्पल बिल्ड बाय द लेटर पल्लवास। उसमें कौन कौन से हैं, एक है वैकाई गुंडपुरम टेम्पल, दूसरा है मुक्तेश्वरा टेम्पल, तीसरा है मडगेश्वरा टेम्पल। ये तीनों कहाँ है, कांचीपुरम में है। यह इस स्टेज के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। जो पल्लवास के पास है, उन्होंने जो पल्लव ने
इस कल्चर के स्थापत्य के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपार्ट फ्रॉम द स्कल्पचर्स फाउंड इन द टेम्पल्स, द ओपन आर्ट गैलरी, जो मामल्लपुर की ओपन आर्ट गैलरी है, वह भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है इनके स्कल्पचरल ब्यूटी का। डिसेंट ऑफ गंगा, जिसको हम बोलते हैं पोएट्री इन स्टोन, डिसेंट ऑफ गंगा को हम पोएट्री इन स्टोन ही कहते हैं। तो डिसेंट ऑफ गंगा और पेरेंट्स ऑफ अर्जुन, यह फ्रेस्को एट द फ्रेस्को सो टेम्पल, फ्रेस्को सो टेम्पल, फ्रेस्को सो टेम्पल, डिसेंट ऑफ गंगा, पेरेंट्स ऑफ अर्जुन, मामल्लपुरम पेंटिंग इन स्टोन, मामल्लपुरम पेंटिंग इन स्टोन, मामल्लपुरम पेंटिंग इन स्टोन, स्टोन की मामल्लपुरम पेंटिंग, जो उसके माइन्यूट डिटेल्स है, उसके माइन्यूट डिटेल्स और थीम्स है जो उसके स्थापत्य में दिखते हैं। जैसे लाइफ स्पीकिंग मंकी, जो मंकी जुआ निकाल रहा है, एलिफेंट ऑफ द ह्यूज साइज एंड फिगर, एस्थेटिक कैट्स जो खड़ी है स्टैंडिंग में, ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल है उस समय के फाइन आर्ट्स के। म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, यह डेवलप हुआ इनके पैटर्न में। तो जो पल्लव काल था, इसमें म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग सबका विकास हुआ। जो इनका मामंदूर का इंस्क्रिप्शन है, वो कंटेन करता है नोट ऑन द नोटेशन ऑफ वोकल म्यूजिक। द कुडी मनाई मलाल इंस्क्रिप्शन, कुडई कुडू 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 मनाई, कुडू मी, मी, कुडू मी मलाई, जो इसका इंस्क्रिप्शन है रिफर करता है म्यूजिकल नोट्स को एंड इंस्ट्रूमेंट्स को। अलवार और नैनार ने जो कंपोज किया वेरियस हाइम्स को म्यूजिकल नोट्स में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पल्लव आर्ट के लिए। डांस ड्रामा भी इस समय बहुत डेवलप हुआ पल्लव के डिजाइन में, और जो स्कल्पचर्स ऑफ दिस पीरियड डिपिक्ट मेनी डांसिंग पोस्टर्स। द सीतान वंसल पेंटिंग बिलोंग करती है इस पीरियड को। द कमेंट्री कॉल्ड दक्षिण चित्रा, जो एक टीका है जिसको बोलते हैं दक्षिण चित्रा, इसी समय कंपाइल की गई ड्यूरिंग द रेन ऑफ महेंद्र वर्मन फर्स्ट, हु हैड द टाइटल चित्रा कर्पुरी। चित्रा कर्पुरी उसकी एक अपनी टाइटल हुआ करती थी। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ साउथ इंडियन किंगडम में पल्लव का। तो हम पल्लव को और हल्का सा पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स अ बिट मोर पेनिट्रेट द पल्लवास। हम पल्लवास को और हम थोड़ा सा कैसे देख सकते हैं, लेट्स सी ए बिट मोर अबाउट द पल्लवास। अगर हम पल्लव को देखें, जस्ट सी ए बिट मोर स्लाइटली कहते हैं फिलोसफिकल एंड एनालिटिकल। इसी फैक्ट को हम थोड़ा से फिलोसफी, दर्शन और विश्लेषण के साथ साथ देखते हैं। तो दक्षिण भारत में जो आर्य संस्थाओं को आत्मसात करने की जो एक प्रक्रिया चल रही थी, उसका उत्कर्ष पल्लव काल। द एसिमिलेशन ऑफ आर्यन थॉट प्रोसेस which was going slowly, it has been reached on the zenith at the time of the Pallavas. जो देशज संस्कृति थी, जो हमारी एक देशज संस्कृति थी, वह देशज संस्कृति अपने आप को जिस तरह से एक्सप्रेस कर रही थी, वह पल्लव काल में जो तमिल कल्चर था उससे मिक्स होना आरंभ हो गई। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारे स्टार्टिंग जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत में है।
संस्कृत में है, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी उसमें तमिल की एंट्री हो गई। तो पश्चिमी जो दक्कन के राज थे, तो जो दक्षिण के रास्ते दक्कन का जो एरिया था, वह क्या कर रहा था, वह नॉर्थ और साउथ के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम कर रहा था। वह एक ब्रिज की तरह नॉर्थ और साउथ के बीच में काम कर रहा था, और एक हिस्टोरिकल एसिमिलेशन का प्रोसेस लगातार चलता रहा था। लेकिन जो यह दक्कन था, जो एक ब्रिज का काम कर रहा था नॉर्थ और साउथ के बीच में, ये भी अपने आप को कन्वर्ट कर रहा था। वो नॉर्थ से भी कुछ ले रहा था और साउथ से कुछ ले रहा था। तो जो भौगोलिक राजनीतिक सब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, एक भौगोलिक राजनीतिक ढांचे का विकास हुआ। तो दक्कन और उसके आगे जो साउथ था, दक्कन और उसके आगे जो साउथ था, उसमें एक भौगोलिक राजनीतिक प्रभाव के आधार पर ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक सुपर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने लग गया। तो जो जो वेस्टर्न दक्कन था और तमिलनाडु, अब देखिए जरा आप ज्योग्राफी देखने की कोशिश करें। जो वेस्टर्न दक्कन है आपका और जो आपका तमिलनाडु क्या है, वो एक तरफ घिरा है पहाड़ों से, एक तरफ क्या है उसके माउंटेन्स है, और उसके आगे क्या है, प्लेटू है। और मद्रास के दक्षिण में जो उपजाऊ मैदान है, जो मद्रास जो तमिल जो आपका मद्रास है, उसके साउथ में एक ऐसा प्लेन है जो फर्टाइल है। वह प्लेन एक स्ट्रगल का कारण बना। देयर वॉज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल फॉर एन एरिया जो मद्रास के साउथ में है, बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी। हर आदमी चाहता था, इफ वी सी द साउथ इंडियन हिस्ट्री, everyone wanted to control over the river part, over the coastal part, ताकि वो सारे जल मार्ग पर कंट्रोल हो जाए, स्पेशली गोदावरी और कृष्णा, दीज टू रिवर्स पर वो कंट्रोल चाहते थे। तो झगड़े की जड़ ज्यादातर क्या था, वेंगी। वेंगी जो था वह ज्यादातर झगड़े की जड़ था। स्ट्रगल का बहुत बड़ा कारण वेंगी था, जो कहाँ है, जो मॉडर्न आंध्र प्रदेश में है, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के मुहाने पर है। तो अगर हम देखें यह जो संघर्ष था, इट वॉज नॉट फॉर यह राजवंशी संघर्ष नहीं था, इट वॉज नॉट ए मोनार्किकल स्ट्रगल, इट वॉज ए ज्योग्राफिकल स्ट्रगल। यह ज्योग्राफी, यह भूगोल का संघर्ष था, क्योंकि वह उस एरिया का सतह, वह एक नदी का मुहाना चाहते थे, कृष्णा और गोदावरी का, और जो जो मद्रास के साउथ में फर्टाइल लैंड था, उस पर वह कंट्रोल चाहते थे। इसलिए अलग अलग राजवंशों के उत्थान पतन के बावजूद उस जगह पर संघर्ष का सिलसिला चलता है। डिस्पाइट दैट ए नंबर ऑफ इंपीरियल पावर हैज रोज एंड फॉलन, the struggle for those geographical areas, which is called Vengi, was continued for a number of years. अब हिलसांग जब पहुंचा साउथ में, उसको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दक्षिण की ओर जब बढ़ता गया तो कृष्णभूमि का क्षेत्र उतना कम होता गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिलसांग हैज ऑब्जर्व, as soon as you proceed towards the south, the agricultural land is diminishing. जैसे आप दक्षिण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। तो कृषि के लिए उपयुक्त जमीन के अभाव के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित बड़े राज्यों का विकास नहीं हो सका। तो नाउ लेट्स से an analysis of this issue, why in the South India agricultural based big empire has not flourished. The reason being, as you proceed towards the south, the land for agriculture is diminishing. It is the reason that in this area, the small kingdom has emerged, जो नॉर्थ इंडिया की टेंडेंसी के एकदम विपरीत है। किस तरह स्थानीय संगठन के आधार पर छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करने के प्रवृत्ति दक्षिण भारत में होती है। जस्ट सी दिस कॉन्सेप्चुअल इशू, why there was a large kingdom in the North India and a smaller kingdom in South India. You can answer from the observation of the wind sound.
इसीलिए इसीलिए राज्यों का, बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। अगर हम मिड 16th सेंचुरी से देखना शुरू करें, तो मिड 6th सेंचुरी से नेक्स्ट 3 इयर्स तक, अगर हम मिड 6th सेंचुरी से 300 वर्ष देखें, तो तीन राजवंश थे, थ्री एम्पायर हु आर स्ट्रगलिंग। बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, ये भी सवाल आ चुका है। बादामी के चालुक्य, दूसरा कांचीपुरम के पल्लव, बादामी के चालुक्य, कांचीपुरम के पल्लव, और तीसरा बादामी के चालुक्य, कांचीपुरम के पल्लव, अब मदुरई के पांड्य। ये तीन राजवंश 6वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अगले 300 वर्षों तक तीन मुख्य राज संघर्ष में रहे। बादामी के चालुक्य, कांचीपुरम के पल्लव और मदुरई के पांड्य। अब चालुक्यों ने अपने राज्य का, जो चालुक्य बने, चालुक्य, इनके राज्य का निर्माण कहां हुआ? चालुक्यों के राज्य का निर्माण कैसे हुआ? इनके राज्य में हुआ है वाकाटक, वाकाटक के रुइंस पे, वाकाटक के रुइंस पे, बादामी के चालुक्यों का जो उत्थान हुआ वह वाकाटक के ध्वंसावशेषों पर, ऑन द रूइंस ऑफ द वाकाटक। और वाकाटक ने अवसर पाया। अब वाकाटक ने किसको किया था? वाकाटक ने सातवाहनों को समाप्त किया था। तो सातवाहन, वाकाटक एंड चालुक्य, इफ यू सी द क्रोनोलॉजी, तो जो बादामी के चालुक्य थे, दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स ऑन द रूइंस ऑफ द वाकाटक। और वाकाटक ने किसने किया था? इन्होंने सातवाहनों के रूइंस पर किया था। और ये वाकाटक ठीक थे, यह गुप्त वंश के हुआ करते थे। दे वेर द एलाइज ऑफ द गुप्त वंश। लेकिन जब गुप्त वंश की शक्ति का ह्रास हुआ, when the Gupta वंश was on the decline, तो वाकाटक का भी डिक्लाइन हो लगा। तो चालुक्यों ने अपने राज्य का आरंभ कहां किया? उत्तर मैसूर में वातापी या बादामी। कहां से किया? वातापी या बादामी, वातापी और बादामी। तो चालुक्यों ने अपने राज्य का आरंभ कहां से किया? वातापी से या बादामी से, और पर्शवर्ती जो सब पीछे ऐहोल से किया, जहां से वह उत्तर को बढ़े और उन्होंने वाकाटकों को समाप्त किया। अब इसी प्रदेश में पल्लवों की, अब यहां पर क्या, उसके बाद पल्लवों की विजय का आरंभ होता है। तो ये एक हिस्ट्री का आरंभ हो रहा है, कैसे संघर्ष शुरू हुआ। अब पल्लवों का जो, अब देख पल्लव पाते हैं, जो पल्लवों का जो अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है वह प्राकृत में मिलने वाले शिलालेख में है। उसके बाद शिलालेख संस्कृत हुए, बाद में संस्कृत और तमिल हुए। जो पल्लव है ये प्रथम तमिल राजवंश हुए। पल्लव वॉज द फर्स्ट तमिल एम्पायर। पहला जो तमिल राजवंश हुआ पल्लव हुआ। एक प्रारंभिक जो शिलालेख मिलता है उसके अनुसार पल्लव राजा ने अश्वमेध यज्ञ किए और अनेक वैदिक यज्ञ किए। तो पल्लव राजा ने अश्वमेध यज्ञ किए और अनेक वैदिक यज्ञ किए, यह इंस्क्रिप्शन हमको प्राप्त होता है। क्लियर हो रहा है? आसान, बहुत टफ नहीं, जस्ट थोड़ा ध्यान दीजिए, सब याद है। तो पल्लव राजा ने, जो हमको एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है कि पल्लव राजा ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और कई वैदिक यज्ञ किए। तो पल्लव राजाओं ने एक खास बात क्या की? पल्लवों ने क्या किया? लैंड को क्लीन करने का, भूमि को साफ किया और खेती करने लायक कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसका मतलब क्या हुआ? पल्लव ने एग्रीकल्चर के महत्व को समझा। दे अंडरस्टैंड द यूज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर। बाद के जो पल्लव शासक थे, महेंद्र वर्म जो फर्स्ट था, उसने अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इस राजवंश को प्रारंभिक तमिल संस्कृति के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया।
तो महेंद्र वर्मा फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूलर who tried to establish as the patron of the Tamil culture। और वह थानेसर जो हर्ष थानेसर के उनका वह समकालीन था। अब हर्ष और अब देखिए हर्ष और महेंद्र वर्मन का कंपेयर कर लीजिए। यू कंपेयर द महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड हर्ष, टू कंपेयर दीस टू, दे हैव नॉट सिमिलरिटी। हर्ष के समान यह भी महेंद्र वर्मन फर्स्ट और हर्ष दोनों नाटककार थे। मध्य विलास प्रहसन महेंद्र फर्स्ट लिखा था और इसी राजा के शासन में बताया, इसी राजा के शासनकाल में महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम में चट्टानों को काटकर पल्लव मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें महाबलीपुरम का प्रसिद्ध मंदिर है। और महेंद्र वर्मन महेंद्र वर्मन जैन मत का अनुयायी था इन द इनिशियल टाइम, लेकिन बाद में अपर के कहने पर अपर के संरक्षण में यह शैव धर्म से दीक्षित हो गया। अब इससे फर्क क्या हुआ, महेंद्र वर्मन के जैन से शैव बन जाने के कारण, बाय कन्वर्जन फ्रॉम जैनिज्म टू शैविज्म बाय महेंद्र वर्मन, इसका नुकसान क्या हुआ, जो जैन संस्कृति थी, जो जैन धर्म था, उसका दक्षिण भारत में ह्रास होने लग गया। तो जैन मत के भविष्य के लिए यह जो कन्वर्जन हुआ जैन मत टू महेंद्र वर्मन फर्स्ट बाय अपार, इसने जैन धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर हम इन दोनों को देखें, हर्ष को और महेंद्र फर्स्ट को, तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के तो उसके शासन काल में केवल कविता संगीत जैसा मंदिरों का निर्माण हुआ, उसमें युद्ध भी लड़े गए। उत्तरी भारत में उसका समय हर्ष उसे दूर था, उससे कोई संघर्ष नहीं हो सका। हर्ष बहुत दूर था, इसलिए कोई संघर्ष महेंद्र फर्स्ट का और हर्ष का नहीं हो सका। महेंद्र फर्स्ट का समकालीन कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। मैं फिल्म का सवाल बना रहा हूँ, धीरे धीरे जो पढ़ा है उसी को एनालाइज करते हुए मैं आपके फिल्म का सवाल बना रहा हूँ। पुलकेशिन द्वितीय, इसने नर्मदा के तट पर, अब जो पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन सेकंड, इसने क्या किया, मैं 3 राजाओं के साथ चल रहा हूं। पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया, इसने नर्मदा के तट पर हर्ष की सेना को परास्त किया ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। ये भी सवाल हो सकता है कि हर्ष को पुलकेशिन सेकंड ने कहां हराया था, तो नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को परास्त किया और बादामी लौटकर उसने दूसरा अभियान किया महेंद्र वर्मन के। अब यहां से लौटा, जब उसने हर्ष को हरा दिया, उसका दूसरा अभियान हुआ महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद। तो पहले हर्ष को हराया, हर्ष को हराने के बाद वह महेंद्र वर्मन के विरुद्ध गया, जिसमें क्या किया, इसने इस चालुक्य राजा ने पल्लव राजा के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और पल्लव की पराजय का, जब पल्लव हार गए, महेंद्र वर्मन फर्स्ट की पराजय का प्रतिशोध किसने किया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। और जोर क्षेत्र पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य ने जीत लिया था, उसको नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने वापस ले लिया और नरसिंह वर्मन अपनी सेना को लेकर बादामी में घुस गया और वहां अधिकार किया और उसका नाम हो गया वाकाफी कोंडा। क्लियर? Just I try to analyze the same fact, taking the Harsha in the picture again. पल्लव श्रीलंका को सहायता देने लगे। चालुक्य वंश में 12 वर्ष तक राज सिंहासन के भिखारी रहा, क्योंकि चालुक्य वंश जो है 12 साल तक राज सिंहासन खाली रहा। इस समय पल्लव श्रीलंका को सहायता देने लगे और चालुक्य अपने जो उसका राज था संगठित करने और जागीरदार को दबाने में वह लगा रहा। अब पल्लव राजाओं में देखें तो जो नरसिंह वर्मन का जो 40 ईयर्स का रूल था, जो नरसिंह वर्मन का 40 साल का शासन था, वह शांतिपूर्ण था। यह शांतिपूर्ण शासन 713 एडी में यह शांतिपूर्ण शासन समाप्त हो गया,
जब चालुक्यों और गंगों, जब चालुक्य और गंग दोनों संगठित हो गए, चालुक्य प्लस गंग, दो एम्पायर, दो डायनेस्टी आपस में संगठित हो गए और पल्लवों पर आक्रमण किया। और पल्लव शासक युद्ध में मारा गया, उसका कोई उत्तराधिकारी न होकर मंत्रिमंडल ने पोर्टू से परामर्श किया और नंदी वर्मन सेकेंड इसको शासक के रूप में नियुक्त किया। और 6वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्र में पांडव जो पांड थे, अब इस समय एक और पांड, वो 6वीं शताब्दी में उसने जो साउथ में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। अब दक्षिण की शक्तियों का जो संघर्ष देख रहे हैं, इसमें एक अपवाद है, वन एक्सेप्शन, इस वन एक्सेप्शन, चालुक्य, पांड्य, गंग, पल्लव, इसमें एक एक्सेप्शन था। तो दक्षिण भारत की जो शक्तियां थी उसमें एक अपवाद था, पल्लव और चेर का पारस्परिक संबंध, पल्लव एंड चेर, इनका जो पारस्परिक संबंध था वह एक अपवाद था। चेर कहां थे? ये चेर थे जो मॉडर्न मालाबार है, मॉडर्न मालाबार, जो आधुनिक मालाबार है, यहाँ पर चेर शासक हुआ करते थे। तो चेरों का शासन का था आधुनिक मालाबार के थे, और चेरों पर पेरुमल राजवंश, इन्हें क्या था? पेरुमल राजवंश, पेरुमल डायनेस्टी, पेरुमल राजवंश, इस पे पेरुमल राजवंश का शासन था। चेरों और पल्लवों के निकट, इन दोनों के, चेर और पल्लव के बड़े निकट संबंध थे, वेरी क्लोज रिलेशनशिप, इसके एविडेंस हमको प्राप्त होते हैं। तो महेंद्र वर्मा का नाटक है मत्स्य विलास, ये जो महेंद्र का नाटक है मत्स्य विलास, यह मालाबार में बहुत लोकप्रिय था। यह जो नाटक था मत्स्य विलास फैशन, यह मालाबार में बहुत लोकप्रिय था। और यहाँ के अभिनाथ, यहाँ पर इसका स्टेज किया जाता था। तो मालाबार तक से 8वीं शताब्दी के करीब जो अरब व्यवसायी आने लग गए, और रोमनों के विपरीत अरब लोग दक्षिण भारत के तटीय देशों में स्थायी रूप से बसने लग गए, जहां के व्यापारियों का स्वागत किया। अब एक और राज्य था उस समय, राजपूत राज्य, वह अन्य राज्यों की दुर्बलता पर फला हुआ। पल्लवों का जब पतन हो रहा था तो उनके थे चोर रहे, और अभी उनको अपनी सत्ता जमाने में समय लगा। तो जो राजपूत थे, राजपूत साथ खास बात क्या थी? व्हाट वाज द एडवांटेज विद राजपूत? राजपूत साथ एडवांटेज क्या थी? इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन, मैंने पहला लेक्चर लिया था, मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री का एक रिलेशन दिया था। ज्योग्राफिकल, इतिहास को भूगोल बहुत प्रभावित करता है। तो राजपूतों की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी जिसके कारण उनको उत्तरी राज्यों के साथ ही, किंतु अधिकतर दक्षिण राज्यों के साथ युद्ध और मैत्री संबंध स्थापित करने पड़े। नॉर्थ एंड साउथ, ड्यू टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द राजपूत, they have to have the friendship and struggle with the northern empire as well as the southern empire। राजपूतों ने कन्नौज की राजनीति में, तो इन्होंने क्या किया? जो कन्नौज की राजनीति, उसमें इन्होंने बहुत हस्तक्षेप किया। दे हैव इंटरफेयर लॉट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कन्नौज, और इस हस्तक्षेप के कारण उनको कई युद्ध लड़ने पड़े, और कन्नौज पर उनका अधिकार 10वीं शताब्दी तक रह गया। अब राजपूतों में सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन सा था? उसका नाम था अमोघ वर्ष। वह जैन मत का अनुयायी था, वह जैन मत मानता था, और प्रादेशिक साहित्य को उसने संरक्षण दिया। अब पल्लवों में, अब जब पल्लवों की पॉलिटिक्स को जरा और देखते हैं, उनके राज, जो पल्लवों में जो एक डिवाइन पावर राजा में देखी जाती थी, डिवाइन पावर, आप देखेंगे उसका मध्यकाल में बलबन ने भी किया था, किंग से फ्यूरी। तो राजा में वह गॉड देखते थे कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वरी गुण है,
ये अपनी उत्पत्ति किस तरह से? ब्रह्मा। पल्लव मानते थे कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से है, उनका जन्म ब्रह्मा के द्वारा हुआ है। एक बार जब कोई वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं था, तो राजा का जो चुनाव किया गया, लेकिन यह हमेशा की बात नहीं थी, यह एक्सेप्शन की बात थी। इनके जो राजा थे, जो किंग थे, वो बड़ी बड़ी उपाधियां रखते थे। दे आर हैविंग ए लॉट बिग बिग टाइटल्स। और ये यज्ञ करते थे, अग्निशोक यज्ञ, अग्नि अपनी होम यज्ञ, वाजपेयी, अश्वमेध। तो ये बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अग्नितोम यज्ञ, वाजपेयी, अश्वमेध, जिसमें अग्निशोक, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ सब कुछ ऐसी उपाधियां थी जो क्या थी? अग्नितोम, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ, अग्नितोम, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ। जिसने इन तीनों यज्ञ को कंप्लीट किया, हु हैज ऑल थ्री यज्ञ इज कॉल्ड अग्नितोम, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ। राजा की सहायता के लिए मंत्रियों का समूह होता था, एक मंत्रिपरिषद होती थी, लेकिन अंतिम फैसला राजा ही करता था। जरा हम इसके विलेज प्रशासन को थोड़ा सा और देखते हैं। जो इनकी आधारभूत इकाई थी वो क्या थी? ग्राम, विलेज। विलेज इनकी आधारभूत इकाई थी, जिनके कार्य में अनुदान, सिंचाई, ये सारे के सारे काम आते थे। तो जो विलेज था, यह अपने काम को स्वयं देखता था। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए तो ग्राम न्यायालय, जो विलेज जस्टिस था, ग्राम न्यायालय, विलेज कोर्ट, यह अपराध के मामलों को निकालता था। ग्राम न्यायालय जो ये विलेज कोर्ट था, ये जनरली सामान्यतः सारे के सारे अपराध के मामले निकालता था। जो हायर उच्चतर स्तर पर नगरों और जिलों में जो न्यायालय में अध्यक्षता सरकार जारी करते थे, तो ग्राम करता था। और जो हायर मामला था, जो सिटी के लेवल पे था, वहां कौन करते थे? वहां जिले के अधिकारी करते थे। और राजा जो हुआ करता था, राजा, he was the last man. राजा, किंग was the last man, king was the last man to decide any issue. सभा, जो एक सभा थी, एक संस्था थी, लेकिन वह समस्त ग्राम के मामलों को काम करती थी। उरार के साथ थे, उरार एक अनौपचारिक सम्मेलन था, उसको उसकी सहायता से यह सारा कार्य करती थी। तो अब सभा पर क्या था? जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद, जिला परिषद हुआ करती थी सभा के ऊपर। सभा, सभा के ऊपर जिला परिषद। तो नीचे सबसे नीचे संस्था सभा थी, जो गांव के सारे कामों का फैसला करती थी। उसके ऊपर जिला परिषद थी, जो नाड़ या जिला प्रशासन, नाड़ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ मिलकर काम करती थी। नाड़ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलकर यह काम किया करती थी। जो गांव पूरी तरह ब्राह्मण आबादी के थे, इन सभाओं परोपकारों के अभिलेख सुरक्षित रखे हैं। जिन गांवों में पूरी आबादी ब्राह्मण थी, उनके रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, क्योंकि सारे के सारे वो रिकॉर्ड सब लिखे गए हैं। यह कहा जाता है कि दे आर द इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। जो स्वायत्त संस्थाएं थी, वो ऐसे ग्रामों तक सीमित थी जहां ब्राह्मणेतर आबादी बहुत अधिक थी। वहां ऐसी सभाएं नहीं होती थी। एक तो थी जहां पर सिर्फ ब्राह्मण हुआ करते, वहां के रिकॉर्ड्स बहुत मिलते हैं। जहां पर नॉन ब्राह्मण थे ज्यादा, वहां के रिकॉर्ड्स का मिलते। बड़ा अच्छा सवाल आपके लिए हो गया है। तो ग्राम सभा और सरकारी प्रशासन, जो गवर्नमेंट मशीनरी थी, और जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, इनके बीच का जो एक मीडिएशन था, वो कौन करता था? गांव का मुखिया, द हेड मैन ऑफ द विलेज, जो गांव का लीडर होता था, हु वाज द लीडर ऑफ द विलेज। और प्रशासन और ग्राम के बीच में वह एक मीडिएटर है, एक कड़ी हुआ करता था। क्लियर हुआ?
आसान हो जाएगा ये। अब भूमि का स्वामी कौन होता है? राजा भूमि का स्वामी होता है। उस समय डेसिमल सिस्टम को अपनाया जा चुका था। 10 ग्राम या 10 ग्राम के गुणक के समूह को, 10 ग्राम, 10 विलेज के समूह को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया था। और 12 के जो मल्टीप्लायर थे उनका समूह बनता था। लेकिन इसका प्रचार अभी कम हुआ। तो जो 10 का एक समूह था, जो 10 का एक कॉम्बिनेशन था, 10 विलेज का समीशन, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। अब राजा, लैंड का ओनर कौन था? द किंग वॉज ओनर ऑफ द लैंड। खेती कराने की जो सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वॉज प्रिविलेज। ऐसे गांव, ऐसे विलेज सबसे ज्यादा होते थे जिसमें इंटर कास्ट कम्युनिटी रहती थी। दो विलेजेस वर इन अबंडेंस where the mixed population was living, and they were giving the land revenue to the king. ऐसे गांव कम संख्या के थे जहां से ब्राह्मण रहते थे, जिनको हम बोलते थे ब्रह्मदेव। और इन जो ये गांव थे जहां से ब्राह्मण रहा करते थे, उन गांवों में जमीन उनको दान दी जाती थी, उस पर टैक्स नहीं लगता। ब्रह्मदेव से संबंधित था एक अग्रधार अनुदान होता था, जिसमें संपूर्ण ब्राह्मण बस्ती होती थी और भूमि अनुदान में दी गई होती थी। तो ब्रह्मदेव संबंधित अग्रहार अनुदान, व्हाट इज द अग्रहार डोनेशन अनुदान? तो ब्रह्मदेव से संबंधित अग्रहार अनुदान होता था, जिसमें संपूर्ण ग्राम ब्राह्मण बस्ती की होती थी और भूमि अनुदान में दी गई होती थी। सबसे अधिक, सबसे अंतिम देवदान ग्राम थे। एक हो गया ब्रह्मदेव, दूसरा हो गया देवदान। अब देवदान क्या था? देवदान ग्राम थे जो लगभग उसी प्रकार काम करते थे। सिर्फ अंतर इतना था, इन गांवों का, इन जो ये गांव थे, इनका जो रेवेन्यू था वो टेम्पल को दिया था। ओनली डिफरेंस, only difference of the Devdan is that revenue is being given to temple. इसलिए राज्य का अधिकारी नहीं, इसलिए इसका जो रेवेन्यू था वो टेम्पल का प्रीस्ट इकट्ठा करता। कोई फर्क नहीं था, वैसे ही सारा काम होता था। ओनली डिफरेंस, द रेवेन्यू इज बीइंग कलेक्टेड बाय द प्रीस्ट इन प्लेस ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। द रेवेन्यू ऑफ दैट विलेज इज बीइंग कलेक्टेड बाय द प्रीस्ट, जो मंदिर के अधिकारी होते थे। और मंदिर के अधिकारी जितना संभव होता था, मंदिर से संबंधित नौकरियां किसको देते थे? वो गांव को देते थे। तो विलेज की हेल्प करते थे। ध्यान सुनिए आप इसको। जस्टिस द इकोनॉमी ऑफ द टेम्पल फ्रॉम हियर। जो देवदान था वो वैसे ही था, सब विलेज काम करते थे। ओनली डिफरेंस, the revenue of the Devdan is being collected by the temple priest and their employees. और ये क्या करते थे? ये गांव के लोगों को रोजगार दिया करते थे। They give the services to the people of the village. By this way, they help the economy of the village. जब मंदिर अर्थव्यवस्था के केंद्र होने लग गए, तब इस तरह के गांवों का महत्व प्राप्त होने लगा। लेकिन पल्लव काल में दो तरह के श्रेणियों के ग्राम अधिक थे। पहला, जिसमें अंतरजातीय आबादी हुआ करती थी, और दूसरा जो ब्रह्मदेव थे। तीसरा पल्लव काल भी कम था। After understanding the three concepts of the villages, one, where the mixed population was living; second, where the Brahmins were living; third, Devdan. In Pallav time, the first and second was more. पहले और दो श्रेणियों के ग्राम अधिक हुआ करते थे, थर्ड कम हुआ करते। वो क्लियर? अब उस समय की मुख्य फसल क्या थी? फसल, क्रॉप। उस समय की जो मुख्य फसल थी वो चावल।
चावल, राइस। चावल उस समय की मुख्य फसल होती थी। यह ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी यूज होता था। चावल को, ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? चावल को, राइस को मीडियम ऑफ विनिमय की इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और जब अधिक पैदावार होते थी चावल की, तो उसको हम बेचते भी थे। नारियल, कोकोनट, कोकोनट के बाग बहुत होते थे, नारियल के बाग बहुत लगाए जाते थे, और ये भी बहुत अर्थव्यवस्था में मदद करते थे। डेट, खजूर, सुपारी, खजूर और सुपारी, इसका भी वहां पर, इसकी भी खेती होती थी। आम और केला, तिल, इसका उत्पादन हुआ करता था। एक बूंद थी एरी पत्ती, एरी पत्ती, ये भी लिखते हैं, ये भी कहीं पे आपको मिलेगा। तो एक विशेष प्रकार की, एक स्पेशल टाइप की लैंड एरी पत्ती, जलाशय की भूमि, फॉर द वाटर, यह जलाशय की भूमि थी। यह केवल इस तरह का इंस्टेंस केवल साउथ में मिलता है, नॉर्थ में नहीं मिलता है, सिर्फ दक्षिण मिलता है। इसको कौन था? इसको इंडिविजुअल डोनेट करते थे। यह व्यक्तिगत लोगों, यह व्यक्तिगत लोगों द्वारा दान में दी जाती थी। इट वॉज डोनेटेड बाय द इंडिविजुअल। जो इसका रेवेन्यू था, इस जमीन का जो रेवेन्यू था, द यूज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ दिस लैंड, यह जलाशय के रख रखाव, वाटर बॉडीज के रख रखाव के अपकीप के लिए इस्तेमाल होता था। इससे सिंचाई के लिए जलाशय पर ग्राम की निर्भरता का संकेत मिलता है। ऐसे लगता क्या है कि फॉर इरिगेशन वाटर बॉडी, द विलेज इज डिपेंडेंट अपॉन द वाटर बॉडीज। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट था वेल, कुआं का। दूसरा क्या था? कुओं का महत्व था। तो सिंचाई के लिए अगर हम देखें तो इरिगेशन की अवस्था के लिए पानी के वितरण का जो निरीक्षण ग्राम द्वारा एक नियुक्त विशेष जलाशय समिति द्वारा किया जाता था। इफ यू रियलाइज दिस, the system of irrigation is controlled by the village administration, for the not the government, government administration। जो गांव की संस्था थी, एक विशेष जलाशय समिति बनाई जाती थी। किसी एक किसान को उतना ही पानी लेने की अनुमति थी जितना उससे अधिक लेने पर उसे कर देना पड़ता था। एक फार्मर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ले सकता था, उससे अधिक लेने पर उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता था। क्लियर? अब देखते हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इनकी टैक्सेशन पॉलिसी क्या थी? इनकी जो टैक्सेशन पॉलिसी है, इसकी सूचना मिलती है, जो ताम्रपत्र है उस पर मिलती है। ताम्रपत्रों पर इनकी टैक्सेशन पॉलिसी की सूचना होती है। इनके जो दो तरह कर होते थे, एक लैंड रेवेन्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं भू राजस्व। एक क्या हो गया? लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। दूसरा ऑन प्रोड्यूस, पैदावार। तो दो तरह के एक्टिविटीज कहते हैं। पहला, किसान द्वारा राज्य को दिया जाना, किसको था? लैंड रेवेन्यू। ये फार्मर की सुविधा था, स्टेट। तो लैंड पर रेवेन्यू। दूसरा, जो भूमि की पैदावार, इसका क्या था? 1:110। दो तरह के लैंड रेवेन्यू की बात, दो तरह रेवेन्यू हुई। दूसरा 10:1:1
और इसकी वसूली कौन करता था? राज्य, स्टेट समाहर्ता, समाहर्ता। जो राज्य का समाहर्ता था वह इसकी वसूली करता था। ये हो गया। दूसरी श्रेणी में कर वो थे जो स्थानीय कर थे, ये हो गया वन, ये राज्य ले गया। ठीक है। सेकेंड इज द लोकल टैक्स। लोकल टैक्स कौन करता था? यह विलेज करता था, गांव करता था। तो लोकल टैक्स करता था जो विलेज करता था, स्थानीय कर थे। और इसका उपयोग कौन करता था? इसका यूज भी गांव ही करता था, यूज ऑल्सो बाई विलेज। ये राजा के पास नहीं आता। विलेज टैक्स करता था और विलेज ही इसका इस्तेमाल करता था, जिसमें सिंचाई, जिसमें इरिगेशन, कैंपिंग, इनके रख रखाव, अपकेल का काम विलेज स्वयं करता था। राज्य का भूमि कर कम था। जो स्टेट का टैक्सेशन था ये रिलेटिवली कम था, इसलिए क्योंकि स्टेट का टैक्स कम था, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए, बिकॉज द स्टेट टैक्स वॉज लेस, देयरफॉर टू कंपनसेट इट various other taxes is being imposed by the state। वो कैटल पे, पशु पर लगाते थे, साड़ी पर लगाते थे, बरात पे लगाते थे, पॉटर्स पर लगाते थे, सुनारों पर लगाते थे, धोबियों पर लगाते थे, कपड़ा उत्पादक, जुलाहे, डाकिए, इन सब पे लगाते थे। तो ये जो मल्टीपल टैक्सेस थे, मिसलेनियस टैक्सेस थे, बिकॉज द स्टेट टैक्सेशन वॉज नॉट मच, therefore to compensate the treasury of the state, they put the taxation on the different miscellaneous items। वह कितना था, किस तरह था, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस था। मतलब वह सब पे लेते थे, लेकिन किससे कितना लेते थे बात जाते नहीं थी। अब जो इनका रेवेन्यू था कैसे आता था? जो रेवेन्यू था, इनका रेवेन्यू, जो इनका रेवेन्यू मॉडल था, यह विलेज सोर्सेस से आता था। बेसिकली इट्स फ्रॉम द विलेज सोर्सेस। If you see the base, the chunk of the revenue was from the village sources। और टैक्सेशन जैसे जो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस थे, वह अब तक, जो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस थे वह अब तक टैप नहीं हुए। तो जो इनके रेवेन्यू का मेजर पार्ट था, वह मेजर पार्ट हुआ करता था फ्रॉम द विलेज सोर्सेस। अब चूंकि अगर हम देखें तो उस समय, अगर हम पल्लवों के समय में देखें, उस समय उतने बड़े इलाके पर खेती नहीं होती, जितने बड़े इलाके पर गंगा के मैदानों, नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन्स में जितनी खेती होती थी, एग्रीकल्चर होती थी, उसके तुलना में अगर हम उस समय देखें साउथ इंडिया में उतने बड़े पैमाने पर खेती नहीं होती। इसलिए पल्लवों और चालुक्यों की जो इनकम है, इफ वी कंपेयर द नॉर्दर्न इंडियन एम्पायर्स, इट वॉज क्वाइट लिमिटेड। और व्यापार का, ट्रेड का इसका इतना विकास इस समय नहीं हो पाया, इतना विकास ट्रेड का नहीं हुआ था कि दे कैन कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। जो इनके पास रेवेन्यू आता था, उस रेवेन्यू का एक बड़ा भाग वह आर्मी पर खर्च करता। जो उनके फ्यूडल लॉर्ड्स थे, सामंत थे, they used to take help from them, but it was not advisable to depend on them। वह उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं सकते। इसलिए king wanted to have an army under the direct control of himself। इस समय अगर देखें तो जो रथ, जो चैरियट का जो प्रथा थी युद्धों में, जीवन में, वह प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसका कारण क्या था कि जो पहाड़ी इलाके थे, पहाड़ी रास्ते थे, वहां पर रथ से युद्ध करना आसान नहीं था। इट वाज नॉट इजी टू हैव वॉर विद द रथ, विद द चैरियट।
उसके स्थान पर घोड़ों का इस्तेमाल होने लग गया था। इस समय जो अश्वारोही सेना थी, जो उनकी हॉर्स लेड जो आर्मी थी, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा नहीं। क्या है, घोड़े ज्यादा मिलते नहीं, दे आर वेरी कॉस्टली अफेयर टू हैव हॉर्सेस। तो उस समय घोड़ों पर ज्यादा, रीजन कि घोड़े आते थे वेस्ट एशिया से, बिकॉज द हॉर्सेज वर इंपोर्टेड वन कमिंग फ्रॉम द वेस्ट एशिया। इसलिए उनको बहुत ज्यादा परचेज नहीं कर सकते थे। इसलिए उनको ज्यादातर इस्तेमाल कौन करते थे, सैनिक अधिकारी और नागरिक प्रशासन करते थे, और इसलिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाते। पल्लवों ने क्या किया, एक नौसेना तैयार की, एक नेवल आर्मी के पास थी, जो महाबलीपुरम और नेगापत्तनम, महाबलीपुरम और नेगापत्तनम, यहाँ पर दो ये पोर्ट अब क्या कहते हैं, वो शिप्स का वो कंस्ट्रक्शन किया करते थे। आगे चलकर जो चोल शासन काल आया, उसमें जो नौसेना का, जो नेवल आर्मी का डेवलपमेंट हुआ, उसके को अगर देखा जाए तो पल्लव काल में जो नेवल आर्मी थी बहुत छोटी थी, बहुत निगृहित थी। अब पल्लव की जो नौसेना थी वो युद्ध के अलावा और भी कार्य करती। जो पल्लवों ने अपनी नेवल आर्मी बनाई, दे डू नॉट कन्फाइन ओनली टू वॉर। यह दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस रखने में वो मदद करते थे। इस समय तक 3 राज्य स्थापित हो चुके थे साउथ ईस्ट एशिया में, 3 राज्य स्थापित हो चुके, कंबोज, कंबोडिया, इस समय तक ये 3 राज्य, कंबोडिया, कंबोज, चंपा, अन्नम, श्री विजय, जो दक्षिण मनाया प्रदेश, ये तीनों राज्य, ये तीनों राज्य भारत के निकट संपर्क में थे। खासकर जो दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, उनसे ये संपर्क में, दे हैव ए लॉन्ग रिलेशनशिप विद देम। और दक्षिण भारतीय व्यापारियों के संपर्क में थे, जो व्यापार के लिए उधर जाया करते थे। पश्चिमी तट, जो वेस्टर्न जो कोस्ट था, उसका व्यापार धीरे धीरे अरब्स के हाथ में जाने लग गया, और भारतीय व्यापारी विदेश को माल ले जाने के स्थान पर माल के संभरणकर्ता बनते जा रहे थे, वो उसको होल्ड करके रखते जा रहे थे। इसलिए पश्चिम के साथ जो इनडायरेक्ट रिलेशन था, वो अरबों के माध्यम से गया। ये डायरेक्ट माल सप्लाई करने के बजाय ये माल अरब को देते थे। दे यूज टू गिव गुड्स टू द अरब्स, और वो अरब्स ले जाके आगे बेचा करते थे। लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया था, उसके साथ कल्चरल रिलेशन लगातार डेवलप हो रहा था। इस बात का पता इस बात से भी चलता है कि जो पल्लवों की जो इसका कल्चर थे, जो इनकी स्थापत्य कला थी, इनके जो तमिल लिपि है, इसका व्यापक प्रसार उस एरिया में होता चला गया, और आगे चलकर जो तमिलनाडु ने दक्षिण पूर्व एशिया को एक सांस्कृतिक आदर्श का एक्सपोर्ट किया, वहां सांस्कृतिक आदर्श गया। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि पल्लवों की जो 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 कहते हैं, जो पल्लवों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, उन्होंने लर्निंग में बहुत ज्यादा योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में जैन और बौद्ध का जो नियंत्रण था, द कंट्रोल ऑफ जैन्स एंड बुद्धास इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, इट हैज बीन डिमिनिश्ड इन पल्लवा's टाइम, एंड द ब्राह्मण ब्रह्मी हैज टेकन द प्रोमिनेंस एंड फेमस लेटर। जैन अपने साथ धार्मिक साहित्य, संस्कृत और प्राकृत लाए, लेकिन वे तमिल का प्रयोग भी करने लगे थे। तो जैन मत अत्यंत लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन बाद की शताब्दियों में, लेटर स्टेज ऑफ सेंचुरीज, जब इसका कंपटीशन हिंदू धर्म से होने लगा, तब ये कमजोर पड़ने लगे। और महेंद्र वर्मन फर्स्ट जब जैन सेक्ट से हिंदू सेक्ट की ओर बढ़े, तो जैन को जो एक इंपीरियल पैटर्न था, द सपोर्ट ऑफ इंपीरियल पावर, जब वो कम होने लग गया, उससे जैन धर्म की जो एक जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स था, वह वहां पर कम होने लगा।
जैन मदुरई था कांची से निकट, कुछ खासकर श्रवण बेलगोला में अपना वो सेंटर बनाने लगे। इस समय बौद्ध और हिंदू मत में एक डिबेट स्टार्ट हुई, एक स्ट्रगल स्टार्ट। और बौद्धों को चूंकि रांची संरक्षण प्राप्त नहीं था और हिंदुओं को प्राप्त हो रहा था, दैट्स व्हाई द हिंदू रिलीजन वाज टेकिंग ए सेंटर स्टेज, मेकिंग द बौद्ध धर्म इन द बैक स्टेज, एंड इट वाज पॉपुलराइज्ड इन दैट एरिया दैट टाइम। जो हिंदू घटिकाएं थी, महाविद्यालय थे, वो साधारणतः किस कहां थे, वो मंदिरों से एसोसिएटेड थे। प्रारंभ में कोई भी द्विज इन घटिकाओं में प्रवेश कर सकता, बट लेटर इट वॉज डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण्स ओनली। तो कांची के विश्वविद्यालय के अतिरिक्त, कांची विश्वविद्यालय के अतिरिक्त जिसने नालंदा की तरह अपनी एक ही ख्याति प्राप्त कर ली थी, 8वीं शताब्दी में कई मठ जो है वहां पर लोकप्रिय हुए और इन महाविद्यालयों में कई बड़े नाम नाम सामने आने लग गए। अब एक चीज और देखते हैं कि जो पल्लो के मंदिर थे, जहां हम पल्लो के मंदिरों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट में, कि पल्लो के मंदिर जो थे वो आमतौर पर स्वतंत्र रूप से स्थापित भवन थे। दे आर एन इंडिपेंडेंट यूनिट। पर बौद्ध शैली के गुफा मंदिर का प्रचलन रहा। जो बौद्ध स्टाइल के केव टेम्पल्स थे, इट वॉज ऑल्सो प्रेवलेंट एट दैट टाइम। जो दक्कन की पहाड़ियां थी, उनको काट कर पूजा स्थल बनाने के लिए ब्राह्मणों और बौद्धों में एक प्रतियोगिता हुई। बोध ब्राह्मण बोध बोध वांटेड टू कट द रॉक्स ऑफ दक्कन एंड मेक द टेम्पल्स। अब यहाँ अब अगर हम देखें इस समय में, इन मंदिरों में शायद ही कोई आदमी पूजा करता हो, और उन दोनों धर्मों की प्रतिद्वंदिता क्या हो गई, एक अलग एक्सपीरियंस हो गया पूरी सोसाइटी के लिए। और गुफा मंदिरों में जो सबसे प्रभावशाली क्या है, अजंता के बौद्ध स्थल तथा एलोरा के बुद्ध एवं हिंदू। अजंता क्या बौद्ध है, और एलोरा क्या है, बुद्ध हिंदू दोनों है। और जैन भी इसमें शामिल हो गए, और एलोरा में कुछ जैन मंदिर बनाए। बड़ा अच्छा सवाल है, एलोरा में किस किस धर्म की गुफाएं या मंदिर है, किस धर्म के अवशेष है, जैन बुद्ध हिंदू तीनों है, और अजंता में सिर्फ बुद्ध के हैं। जो बौद्ध जो गुफा मंदिर थे, उसमें जो जो पेंटिंग्स की गई, जो भित्ति भित्ति चित्र बनते हैं, उसमें क्या है, उसमें बौद्ध कथाएं हैं। द स्टोरी ऑफ बुद्धास आर डिपिक्टेड इन द वॉल पेंटिंग। और धार्मिक विषय से इनका रिलेशन होते हुए भी इसमें जो जो एक कंटेम्प्रेरी लाइफ है, उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। अजंता की जो सबसे अच्छी कलाकृतियां हैं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट विजुअलाइज्ड पिक्चर ऑफ अजंता इज 5th and 6th सेंचुरी की है। वाकाटक और चालुक्यों के समय जो चित्र बनाने की तकनीक है कि क्या करें, प्लास्टर कर दो, लेट दिस प्लास्टर डाई, आफ्टर दैट उन पर दीवार पर आप पेंटिंग करो, रंग डालो। लेकिन वास्तविक चित्र सूखी सतह पर ही बनाए जाते हैं। जो ये भित्ति चित्र बनाए गए, जो पेंटिंग्स की गई वॉल्स पे, इट इज नॉट ओनली द केव टेम्पल्स। ये दक्षिण भारत के जो इंडिपेंडेंट टेम्पल्स बनाए गए, वहां पर भी इसको बनाया गया। और भित्ति जो यह एक बड़े बड़े इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट को हमारे सामने है। अगर हम चट्टान से जो एक कहते हैं जो उनके जो स्टोन्स हुआ करते थे, उन स्टोन्स को अगर काट के जो मंदिर बनाए गए, स्टोन्स की कार्विंग करके जो मंदिर बनाने का प्रचलन स्टार्ट हुआ, ये पल्लव के समय में स्टार्ट हुआ। और ये बौद्ध गुफा मंदिरों की ही तरह। तो अगर हम चट्टान से, अगर हम एक स्टोन से काट के, एक बिग स्टोन से काट के मंदिर बनाने का जो एक एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई, स्टार्ट विद पल्लवास। और ये बौद्ध का जो गुफा मंदिर था, जो केव टेम्पल था, उसके तरह हुआ करते थे। अब इसको अगर हम कंपेयर करें, तो महाबलपुरम के मोनोलिथिक टेम्पल्स, मोनोलिथिक हिंदी बोलते हैं एकाश,
उसमें जो लंबे तहखाने बनाए गए, नीचे लंबे जो जो कैविटी बनाई गई, जो उनके एक ग्रेव महराबदार मार्ग बनाए गए, इस प्रकार की शैली का संबंध दक्कन की बौद्ध गुफाओं से भी है। तो दक्कन की जो बौद्ध केव टेम्पल है, जो दक्कन की बौद्ध केव केवटी है, बौद्ध गुफाएं हैं, उनकी तरह महाबलीपुरम के मोनोलिथिक मंदिर बनाए गए, जिसमें अंडरग्राउंड आपको तहखाने मिलते हैं और मेहराब मिलते हैं। इस प्रकार की शैली का जो संबंध है, अगर हम देखें तो पल्लव का भी है और बुद्ध का भी है। जो प्राचीनतम, सबसे ओल्डेस्ट एंशियंट, जो स्टोन को काट कर बनाए गए मंदिर हैं, जो बनाई गई, जो उनकी कला स्थापत्य है, वह महाबलीपुरम और कांची में है। लेकिन इसका जो जीवित है, इसका उत्कर्ष काल है, वह चोल काल के समय में आया है। तो चालुक्य के मंदिरों का विकास गुप्तों के मंदिर से हुआ। इफ वी सी द डेवलपमेंट ऑफ द चालुक्य टेम्पल्स, देन इट इज फ्रॉम द गुप्तास टेम्पल। चालुक्य के मंदिरों का विकास गुप्ता के मंदिरों से हुआ, लेकिन इसका जो उत्कर्ष काल हुआ उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, उसने दोनों शैलियों को प्रभावित किया। बंबई के पास एलिफेंटा आप देखें, जो स्टोन को काट कर एक मंदिर बनाया गया। दूसरा, ऐहोल और बादामी में देखें, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर देखें। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है, वह सबसे अच्छा उदाहरण है एक ट्रांजिशन फेज का, जब चट्टानों से काट कर बनाए गए मंदिरों का स्थान बहुत बड़े पैमाने पर स्वतंत्र शैली ले रही थी। जस्ट यू लिसन माई लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज यू मे सी a lot of questions of the flex, and when we make our question, I will again use this language because these are the language UPSC love a lot. The reason being, it gives to the aspirant, it gives the chance to check the thinking process of the aspirant. Again repeating it, एलोरा का कैलाश, पर हिंदी में फिर कर देंगे, एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर उस संक्रांति काल की देन है, जब चट्टानों से काट कर बनाए गए मंदिरों का स्थान बड़े पैमाने पर स्वतंत्र शैली ले रही थी। The Kailash Nath Temple of Ellora is the best example of a transition phase when, in the large quantity, in place of making temples, cutting the rocks, an independent style of the temple architecture is coming into existence. इसका निर्माण, जो एलोरा का कैलाश नाथ है, इसका निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी के राजपूत राजा के द्वारा। अब यह, अगर हम इस एलोरा के कैलाशनाथ टेम्पल की हम स्टाइल को देखें, तो यह एक द्रविड़ मंदिर के नजदीक है, जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल है उसके बहुत क्लोज है। कैलाशनाथ मंदिर का क्षेत्रफल उतना ही है जितना एथेंस में पार्थियन का है, और यह उससे 1.5 गुना ऊंचा है। अगर हम इसको देखें तो इस मंदिर को, अब इस मंदिर को हम कंपेयर करते हैं एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर को, तो यह जो मंदिर है, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया उतना ही है जितना एथेंस में पार्थेनन का है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है उससे 1.5 गुना अधिक है। तो चट्टानों में कटे मंदिरों की अपेक्षा दक्खन में ऐहोल और बादामी तथा और तमिल में कांचीपुरम महापुरम में स्वतंत्र रूप से स्थापित मंदिर मूर्तिकला की बेहतर पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। तो कांचीपुरम और महाबलीपुरम, अगर हम इन दोनों को देखें, तो इन प्लेस ऑफ कटिंग द स्टोन टू मेक ए टेम्पल, दे आर गिविंग द बेटर रिप्रेजेंटेशन एंड इंडिपेंडेंट टेम्पल।
मूर्तिकला की दक्कन की शैली, अगर हम दक्कन दक्कन की मूर्तिकला शैली को देखें, इट हैज ए सिमिलरिटी विद द गुप्ता पीरियड। पल्लव मूर्तिकला इज इंडेप्टेड, आप एक लाइन लिखिए, पल्लव मूर्तिकला इज इंडेप्टेड टू बौद्ध ट्रेडिशन। पल्लव मूर्तिकला बौद्ध मूर्तिकला की बहुत ऋणी है, और कुल मिलाकर आकृति में अधिक विशाल तथा रेखी है, जिसमें अलंकरण की वैसी प्रवृत्ति नहीं थी जो दक्कन की मूर्तिकला में प्रारंभ हुई थी। जो डेकोरेशन की टेंडेंसी है वो वैसी नहीं है जो दक्कन में मिलती है। यह बौद्धों के नजदीक है, इसलिए ज्यादा प्रभाव बौद्ध का है, लेस प्रभाव दक्कन का है। लेकिन उसके बावजूद भी दक्कन और जो तमिल की मूर्तिकला ये स्थापत्य है, उत्तरी परंपरा की एक प्रशाखा मात्र रही थी। वह उसका एक उसकी एक ब्रांच नहीं थी, ये अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी। जो द्रविड़ और आर्य संस्कृति थी, द कल्चर ऑफ द द्रविड़ एंड आर्य, इसका जो मिक्सचर था वह साउथ में रिप्रेजेंट हो रहा, और इसको हम कई तरह से देखें। इट इज ए कंप्लीट योर पल्लो, आई ट्राई टू एनालाइज इट। आप इस लेक्चर को एक दो बार सुने, मेरे ख्याल से आपको फायदा होगा। थैंक यू।